हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यूपी बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसे। और इस वीडियो में देखो मैं पूरा डिटेल में इसको सॉल्व कराऊंगा। एकदम देखो मैंने अच्छे से इसका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एकदम अच्छे से कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है हर एक प्रश्न का। और देखो यह जो मॉडल पेपर है ना, न्यू पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो बोर्ड परीक्षा 2024 में न्यू पैटर्न पे जो आप लोग का एक प्रश्न ऐड हुआ है पत्र लेखन से संबंधित। तो देखो यहाँ पत्र लेखन वाले प्रश्न का भी यहाँ पे देखो ये आंसर दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो हम सारे के सारे प्रश्नों को काफ़ी बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग शुरू में जो 20 मार्क के आप लोग के एमसीक्यू होंगे, चलो उनको तेज़ी से हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको एक बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो चलो एक बार हम लोग तेज़ी से ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मात्र इस एक वीडियो में, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, इस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ओके, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या देखो ये गलत लिखा है, शुक्लोत्तर युग होता है। शुक्लोत्तर ये गलत लिखा है, ठीक, शुक्लोत्तर युग होता है। तो देखो बाबू गुलाब राय आप याद रखना शुक्ल युग के लेखक हैं। अगली रचना है चिंतामणि। देखो अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ओके, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है गबन किसकी रचना है। भाई गबन मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद शुक्ल युग की समय अवधि पूछ रहे हैं, शुक्ल युग की समय सीमा पूछ रहे हैं 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलू के याद करूँ, ये दो चीजें आप लोग याद रखना। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ओके, सबसे पहले प्रिय प्रवास किस युग की रचना है ये हमें पूछ रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको लिखा किसने है। ठीक है, यह किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अनुसार छांट लेते हैं कि यह किस युग की रचना है। एक मिनट। ओके, चलो माफ़ करना, इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल। एक मिनट, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं ये कर लिया फोल्ड। और इधर हम लोग, चलो ये हम लोग का इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रगतिवादी युग, क्षयवादी युग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वो द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है 7वां कि मधुशाला किसकी रचना है। भाई मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 8 सियाराम शरणगुप्त की, मैथिली शरणगुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, या महादेवी वर्मा की। सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा। भाई आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, यानी वही उसकी समय सीमा क्या है। तो 1843 से अब तक का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा जाता है, या आधुनिक काल माना जाता है। इसको विभिन्न पार्ट में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। देखो मतीराम हो गए या भूषण हो गए, ये सब रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि हास्य रस का स्थायी भाव। भाई हास्य रस का स्थायी भाव, हास आप लोग याद रखना। और सेकंड एक आपका करुण रस से संबंधित प्रश्न आएगा, उसका जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। आप याद रखना, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम देखना फंस जाएगा। ठीक, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास और करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, करुणा यानी वही शोक। अगला है प्रश्न संख्या 12 कि सोहत ओधे पीठ पटु श्याम सलोने गात मनोलीन बड़ी सल प्रयोग प्रभात। ओके, ये देखो ये लाइंस ना आपके आई थिंक बुक में दी हुई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन संख्या 12 में। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, बाकी अलंकार मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि क्यों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। भाई रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, आप लोग याद रखना। उसके बाद आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखो आकर्षण उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो यहाँ आ उपसर्ग लगा है, डी आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देखो ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप, उससे ये रिलेटेड प्रश्न है। और इससे रिलेटेड
वाक्य के स्वरूप से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 54 मिनट की है, उसको देख लेना, आपका मतलब एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, तो रचना के आधार पर चूंकि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलो अगला है यहाँ पे कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो भाई पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई है, तो इसमें बहुब्रीहि हमेशा जीत जाता है। इन दोनों में कहीं भी आपको लड़ाई देखने को मिले तो समझ जाओ कि बहुब्रीहि आपका आंसर होगा। ठीक, चलो आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का हमें तत्सम रूप बताना है। यहाँ पे इसके लिए देखो ऑप्शन दिया हुआ है, अश्रु, अंशु, रोना या आंख, तो अश्रु सही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 18, देखो ये भी नया जुड़ा हुआ है, वाच्य परिवर्तन वाला। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है भाई, कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति होगा। देखो ये वचन विभक्ति ये सर्वनाम शब्द का है। ठीक है, ये मतलब ये सर्वनाम शब्द है, तद मीन्स वह। ठीक है, तो इसका जब तद का आप पढ़ोगे तो उसमें आपका चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में बहुवचन में ताभ्य देखने को मिलेगा। तो चतुर्थी बहुवचन ये देखो, ये डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ शब्द रूप से अब आपका नहीं आएगा, जैसे मधु का होता था, नदी का होता था, उनसे नहीं आएगा, केवल यहाँ सर्वनाम शब्द रूप आएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उसके बाद अंत में एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम भाई वह, ही या सी, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। ठीक, तो इस प्रकार चलो हमने 20 तो ये MCQ कर लिया सॉल्व। अब इसके बाद हम लोग जो ये वर्णात्मक प्रश्न खंड ब के अंतर्गत जो 50 मार्क के होंगे, इनको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करते हैं। पहला देख सकते हो, पहला जो प्रश्न है आप यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये 3 × 2 यानी 6। ओके, 3 × 2 यानी 6 मार्क का ये प्रश्न होगा। यानी यहाँ पे देखो आपका ये एक गद्यांश दिया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड ये 3 ठे प्रश्न पूछा है। और यहाँ पे देखो अथवा कर यहाँ नीचे भी एक गद्यांश दिया है, और ये आप इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा है। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक करना है। इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दो, या इस गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर दो, एक ही करना है। लेकिन यहाँ हम लोग चलो दोनों गद्यांशों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन आएगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है भाई। तो चलो हम दोनों गद्यांशों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको पहले से ही मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये खंड ख, ठीक है, खंड ख नहीं, ये खंड ब है। तो चलो इसको खंड ब मैं कर लेता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ये जो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका देखो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद थर्ड हमने यहाँ पे जो नॉर्मल प्रश्न पूछा है उसका आंसर लिखा है। तो आप अपने मतलब जो भी उत्तर पुस्तिका होगी उसमें आप ये खंड ब आप कर रहे हो तो खंड ब डाल दीजिएगा, और नीचे आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और उसके बाद आप अगर ये वाला कर रहे हो तो आप ऐसे ही मतलब लिखोगे। अगर आप ये वाला नहीं कर रहे हो, अगर ये अथवा वाला कर रहे हो, तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का क्वेश्चन में लिख देना अथवा वाला। इससे समझ जाएगा एग्जामिनर, मतलब जो भी कॉपी जांचने वाला होगा कि हाँ लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का जो अथवा वाला है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का जो ये नीचे अथवा वाला है उसको सॉल्व किया है। तो चलो हम तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह आपके किस चैप्टर का है। यहाँ पे देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ओके, यहाँ से आपका पकड़ में आ गया कि ये जो मित्रता वाला चैप्टर है उसी से है। ठीक है, तो थोड़ा आगे तक हम पढ़ लेते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यानी रेखांकित अंश एक तरह से ये है। इसकी हमें व्याख्या हो सकता है पूछेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या। देखो यहाँ पे व्याख्या कीजिए पूछा हुआ है। ठीक, तो चलो इसका हम लोग सबसे पहले तो जो फर्स्ट प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, वही प्रस्तुत गद्यांश। देखो ऐसे आप फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट डाल देना और आगे ऐसा उत्तर लिख देना। ठीक है, ऐसे कि फर्स्ट का उत्तर। ओके, और संदर्भ डालकर लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंपल, ऐसे आप लोग लिख दोगे, आपका संदर्भ हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें देखो अंडरलाइन नीचे किया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या हमें करना है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है इसको समझो जरा। यह कोई बात नहीं है
कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यानी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि यह बात मतलब आवश्यक नहीं है, यह सत्य नहीं है कि अगर मतलब दो व्यक्ति एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के हैं तभी उनके बीच मित्रता हो सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी समाज में कहने का मतलब कि विभिन्नता देखकर, यानी विभिन्नता मीन्स जैसे मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ गुण है जो हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी तरफ उस गुण को देखकर आकर्षित होते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज में जो लोग होते हैं ना, वो विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या, और देखो अच्छे से बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है। ये कहीं आपका ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को सेम टू सेम जो क्वेश्चन बैंक का है ना उसी को लिखकर और केवल पढ़कर आपको बता दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ऑफलाइन क्लास में एकदम आपके टीचर हिंदी वाले बताते होंगे, उस तरह ये लिखा गया है। देखो, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, ठीक है, ऐसे लिखोगे, या यहाँ लेखक की जगह पे आप लेखक का जो नाम है यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी लिख सकते हो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें यह बताना चाहते हैं कि, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या बताना चाहते हैं? कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही प्रकार के रुचि रखते हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्लियर? अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। देखो हमने इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बनाकर इतना यहाँ पे लिख दिया है। आगे देखो, समाज में ये विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखो वही सेम टू सेम लाइन ले ली है कि समाज में विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। इस तरह हमने पूरा का पूरा ये व्याख्या लिख दिया है। इस तरह से लिखते हो आपको फुल 2 मार्क मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो कॉपी जांचने वाला व्यक्ति होगा ना, वो भी आपसे काफ़ी इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क देने की कोशिश करेगा पूरे पेपर में। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क, ये 2 मार्क, 4 मार्क। और उसके बाद एक थर्ड आपका नॉर्मल प्रश्न है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? भाई आकर्षित होते हैं, क्यों होते हैं? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो क्यों आकर्षित होते हैं भाई? क्योंकि मतलब वो जो गुण उस व्यक्ति के पास नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास उस गुण को देखकर आकर्षित होते हैं उसको सीखने के लिए। तो सिंपल यहाँ लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सके। सिंपल ये आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो हमने जो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट था इसमें, उसमें ये पहला वाला गद्यांश हमने सॉल्व कर लिया। आपको इतना ही एग्जाम में करना है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 पे चले जाना है। लेकिन चलो मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में भाई कौन सा आएगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलो हम लोग ये सेकेंड जो गद्यांश है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस गद्यांश को ज़रा पढ़ते हैं। ठीक है, यह गद्यांश देखो क्या है, 1 मिनट माफ़ करना, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा इसको थोड़ा लाइट को मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलो इसको हम लोग देखते हैं। यह क्या है कि हे भगवान, ठीक है, माफ़ करना फिर, चलो हे भगवान, ठीक तो दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, चलो आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब देखो यह जो गद्यांश है, ठीक है, थोड़ा कठिन है, इसको मतलब
पहचानना कि यह किस चैप्टर का है, लेकिन आप आसानी से पहचान जाओगे अगर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो अगर यहाँ पहचान नहीं पा रहे हो तो यहाँ ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, यानी यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि यह आपके ममता वाले चैप्टर से है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे क्लू से भी आप पकड़ सकते हो। मान लो आपको गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे पढ़ो, आपको यहाँ भी देखो क्लू मिल गया। ठीक, तो यह जो ममता वाला चैप्टर है आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, उसी से है। इसमें देखो जो ममता होती है उसके पिताजी ना मतलब घूस के तौर पे मतलब एक कटोरी टाइप का लाते हैं, सोने की कटोरी टाइप का। तो उसी की बात मतलब उसी को देखकर ममता बोलती है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब कहती कि हे भगवान मतलब विपद के लिए आप इतना आयोजन कर रहे हैं, मतलब इतनी चीज़ें मतलब इकट्ठी कर रहे हैं, वो भी क्या परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। यानी परम पिता मीन्स यहाँ ईश्वर से मतलब है, यानी परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, इतना आप साहस कर रहे हो। ये मतलब वो भाई वो जो लाए थे वो सोने का वो सामान शेरशाह के यहाँ से, तो मतलब वो एक तरह से घूस के तौर पे लाए थे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे कि यह परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है। आप परमपिता यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आप कैसे ये साहस कर सकते हैं? पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? पिताजी भीख आपको मतलब क्या भीख ना मिलेगी? कहने का मतलब कि क्या आपके पास, अगर हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है खाने के लिए, तो हमारे पास हमको भीख भी नहीं मिलेगी? भीख यानी एक तरह से दान यहाँ पे मतलब है। ठीक, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? यानी कोई जो हिंदू व्यक्ति है वो इस भूपृष्ठ यानी इस पूरी भूमि पे नहीं बचा रह जाएगा जो हमें थोड़ा दान दे सके। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ चलो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ तो आप आसानी से लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो प्रस्तुत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का अथवा वाला। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब उसके बाद यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का मतलब कि एक तरह से वही आपका व्याख्या ही समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ हम लोग का कहाँ से था, यहाँ परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखो मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा है, तो ये गलत है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप मत लिखना यहाँ पे। अगर भाव स्पष्ट करने को बोला है रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट, तो ये आप हेडिंग डालना कि रेखांकित अंश का भाव। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल देना और यहाँ पे लिखना। ठीक है, ये निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि, ठीक है, ये भी आप मत लिखना क्योंकि ये व्याख्या में लिखा जाता है। यहाँ मैंने गलत कर दिया है, मैंने मतलब इसका व्याख्या समझकर यहाँ पे लिखा है। आप केवल रेखांकित अंश का भाव, ठीक है, ऐसे लिखकर और लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता ने अपने पिता से कहा या पिता से कहती है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी वही भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, तो इसको देखो, ममता ने अपने पिता से इतना धन, ओके, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह साहस कैसे किया? हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख यानी वही दान नहीं मिलेगा? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को भीख यानी वही दान दे सके? यही इसका एक तरह से यहाँ से यहाँ तक का एक तरह से मतलब है। ठीक, तो ऐसे आप लोग इतना तो अपने हिसाब से जोड़ लोगे कि जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से कहती है, ये तो अपने हिसाब से ऐड कर लोगे। और जो अब इसके बाद जो यहाँ पे रेखांकित अंश का यहाँ पे मतलब है उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दोगे, सिंपल। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका इसका भाव स्पष्ट। ओके, अब देखो आपका आगे क्या है, थर्ड प्रश्न है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो भाई ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है इस चैप्टर में। क्लियर? चलो, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड वाला जो है यहाँ पे अथवा वाला यानी फर्स्ट का जो अथवा वाला है उसका भी आंसर हो गया। क्लियर है?
चलो भाई साहब, अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। ये फर्स्ट आप लोग का गद्यांश संबंधित प्रश्न था, अब सेकंड आप लोग का पद्यांश संबंधित प्रश्न होगा। यानी यहाँ पे 2 पद्यांश आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 गद्यांश दिया था, यहाँ पे अब आपको प्रश्न उत्तर संख्या में 2 पद्यांश दिया रहेगा और दोनों से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा रहेगा। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलो यहाँ पे जो पहला गद्यांश है उसको देखते हैं। पहला गद्यांश क्या है, सॉरी माफ़ करना, पहला पद्यांश क्या है, ठीक है। पहला पद्यांश है कि चरण कमल बंदौ हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लगई। यहीं से आपको पता चल गया कि ये सूरदास जी वाला जो चैप्टर है पद, उससे ये लाइंस ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चरण कमल बंदौ हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लंघऊ, लेहऊ लिखा है, ये भी गलत लिखा है, लंघऊ है, ठीक है। इधर हम लोग आगे आ जाते हैं इस साइड में, 1 मिनट, इस साइड में इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो, गिरी लंघई, गिरी लंघई के बाद अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी अंधा जो व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखने लगता है। बहिरव सुनी गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाए, ठीक है। तो यहाँ देखो इतना ये रेखांकित अंश है यहाँ पे। अब देखो इस उपयुक्त पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ, अब संदर्भ इसका कैसे लिखोगे, सेम जैसे गद्यांश वाले का लिख रहे हैं तो वैसे ही, केवल गद्यांश की जगह पे आप पद्यांश लिख दोगे और लेखक की जगह पे यहाँ पे आप रचयिता कर दोगे, ठीक है। पद्य वाले पार्ट में रचयिता शब्द यूज किया जाता है। तो देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का यहाँ हमने संदर्भ लिखा, यानी फर्स्ट का यहाँ पे उत्तर, ठीक है। और संदर्भ आप हेडिंग डाल दोगे, उसमें लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपका संदर्भ, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश इतना है, यहाँ पे देख सकते हो। रेखांकित अंश ये है कि बहिरव सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। इसका मतलब है कि बहिरव सुने यानी बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले यानी गूंगा, क्या गूंग पुनि बोले यानी गूंगा जो है वो बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई यानी एक तरह से जो निर्धन होता है, काफ़ी गरीब होता है, ठीक है, दरिद्र होता है, एक तरह से गरीबों से गरीब होता है, वह एक तरह से राजा की तरह या एक तरह से राजा की तरह छत्र धारण कर लेता है। सिंपल यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण है उनका व्याख्यान करते हुए ये सब कहते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर कृपा हो जाए श्री कृष्ण की, यानी तो अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा देखने लगता है। इधर जो है कि चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, यानी जिसके कमलों चरणों की कृपा हो जाए वहाँ मतलब जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, तो मतलब जो लंगड़ा होता है वो भी पर्वत को पार कर जाता है। यही इसका पूरा शुरू से मतलब है, लेकिन यहाँ जो मतलब है इसका हमें समझना है क्योंकि इसकी हमें व्याख्या करना है। तो बहिरे सुनी गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, तो इसका आप लोग कैसे करोगे इसकी व्याख्या। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए, ठीक है, श्री कृष्ण जी की महिमा मंडल यानी उनका व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। यहाँ है ना कि बहिरव सुने गुंग पुनि बोले यानी गूंगा भी बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है, यानी इसका मतलब, ठीक है, रंग चले श्री छत्र धराई, ठीक। तो इतने का 2 लाइन का आप ऐसे व्याख्या कर दोगे, आपका ये व्याख्या हो जाएगा, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो भाई शुरू में ही चरण कमल बंदौ हरिराय आता है, याद रखना, उसमें आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है, चरण कमल बंदौ हरिराय में ही, काफ़ी फेमस लाइन है। तो ये रहा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर। लेकिन यहाँ पे चलो हम लोग, चूँकि आपको एग्जाम में इतना ही करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 में आपने 1 कर लिया तो आपका काम हो गया, लेकिन हम लोग दोनों कर लेते हैं। जो अथवा वाला है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुनी सुंदर बैन सुधारन सहने शयानी है, जानकी जानी भली तिरछे करी नैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। ओके, तुलसी तेही, देखो ये तुलसीदास जी वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, तुलसीदास जी वाला, ठीक है, आपका तुलसीदास जी में 2 सिलेबल है, ठीक है, एक अयोध्या कांड वाला, ठीक है, और एक वनपथ पर, ठीक है। तो ये वनपथ पर जो है उससे लिया गया है, ये लाइंस जो है वनपथ पर, यानी जब राम सीता और लक्ष्मण वन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जिसका नाम रखा गया चैप्टर का वनपथ पर, तो उसी से ये लिया गया है। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अब आप लोग लिख दोगे। संदर्भ कैसे लिखोगे, देखो कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। सिंपल ऐसे लिख दोगे। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश यहाँ पे है लास्ट में एक लाइन कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंजकली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या, चूँकि इसमें एक ही लाइन का लिखना है। ठीक है, तो इसका तो यही मतलब है कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियाँ खिल गई हो। इस एक लाइन का यही मतलब है, लेकिन ये ऊपर वाले का थोड़ा आपको मतलब समझना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाते हैं तो किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव की औरतें जिनको ग्राम वधुएं कहा गया है, राम के सुंदर शरीर देखकर उनको मतलब एकटक निहारती हैं। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे कहा गया है। तुलसीदास जी उसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब राम वनवास जाते हैं तो रास्ते में एक जगह ग्राम वधुएं राम को एकटक निहारती हैं। उसी समय का निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं भाई कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजर कंजकली। इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं को नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियाँ खिल गई हो। यही इसका मतलब है एक लाइन का। तो इस तरह से आप बनाकर आप पूरा का पूरा लिखोगे तो आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रश्न क्या पूछा है, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन कौन सा अलंकार है। देखो अनुराग तड़ाग में तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, और ये मनु जानो ये आता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे कि अनुराग तड़ाग में रूपक तथा मनु मंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब तक 2 गद्यांश और 2 पद्यांशों का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या के साथ एक नॉर्मल जो प्रश्न उसके साथ पूछता है उसको कर लिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग का थर्ड प्रश्न आ जाता है। थर्ड यानी तीसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें क्या रहेगा, कैसा प्रश्न रहेगा कि इसमें आपको संस्कृत में, हिंदी में जानते हो कि पीछे संस्कृत का भी पाठ होता है, तो संस्कृत गद्यांश से, ठीक है, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर हो गया या भारतीय संस्कृति, ठीक है, इन चैप्टर में जो श्लोक है ना, श्लोकों को आपको पद्यांश कहा जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल लाइंस होती हैं जैसे ऐसे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च, ऐसी जो लाइनें होती है इनको गद्यांश कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 होगा ना, इसमें आपको 2 गद्यांश देगा, एक यहाँ पे गद्यांश और अथवा कर उसके नीचे एक गद्यांश। ठीक है, दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आपका क्या करना होगा कि संदर्भ लिखना होगा और साथ में उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। क्लियर, तो चलो इसका हम लोग दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, चूँकि आपको एग्जाम में एक ही सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले जो पहला वाला है उसको सॉल्व करते हैं। इसको तो मैं अब साइड में रखता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, 1 मिनट। अब चलो यहाँ पे हम लोग थर्ड प्रश्न, जो थर्ड वाला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह आपका, चूँकि देखो यह क्या है, यह आपका ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति। इतने ही पढ़ने से आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो आपका वाराणसी वाला चैप्टर है ना, उसी की ये लाइन से। ठीक, तो इसका कैसे लिखोगे, इसका प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालकर इसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संस्कृत हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पे ध्यान रखना, आप उद्धृत है ऐसे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिया गया है भी लिख सकते हो, लेकिन उद्धृत लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर, अब उसके बाद देखो इसका हमें अर्थ लिखना है। तो अर्थ क्या है भाई, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ठीक है, इत एव यानी यहीं से, इत एव संस्कृत वाग्मपस्य संस्कृतेश, माफ करना, संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी इसका मतलब क्या है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक है, मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य, यानी मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। ठीक है, मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक,
उसके बाद क्या है, अध्ययन अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत्, थोड़ा थोड़ा ये कहीं कहीं गलती टाइपिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां करितः। ओके, यानी वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, ठीक है, या हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये इसका अर्थ है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हिंदी अनुवाद लिख दोगे तो आपको इसका कितना 2 मार्क और इसका आपका 3 मार्क यानी 5 मार्क इसका मिल जाएगा। क्लियर। अब चलो इसमें जो अथवा वाला प्रश्न है उसको भी हम लोग हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है भाई आपके। तो चलो यहाँ पे क्या है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यानी इसका मतलब यह है कि जो मानव जीवन है उसको संवारना ही एक तरह से मानव की संस्कृति है, ठीक है। सबसे पहले तो ये यहाँ संस्कृति शब्द आया, तो आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, तो उसी चैप्टर से ये लाइंस ली गई हैं। तो इसका सबसे पहले आप संदर्भ कैसे लिखोगे, तो संदर्भ यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, देखो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद पहली लाइन क्या है कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, यानी इसका मतलब है कि मानव जीवन को संवारना यानी दोष आदि को दूर करना, ठीक है। तो मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। संवारना मीन्स यहाँ पे मतलब है कि दोष, जो शरीर के रोग या जो भी चीज़ें हैं या जो भी हम लोग के शरीर में दोष है उसको दूर करना, ठीक, वही हमारी संस्कृति है, ठीक है। उसके बाद है कि अस्माकं पूर्वजाः यानी हमारे पूर्वज मानव जीवनम संस्कृतु महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, यानी इसका मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किया या किए, ठीक है। उसके बाद देखो आगे है ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, यानी इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है कि संस्कृति है, ठीक। तो ऐसे करोगे तो आपको इसका 2 मार्क और इसका 3 मार्क, यानी यहाँ से आपको पूरे के पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर है। चलो भाई साहब, तो ये आपका क्लियर। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यानी चौथे में क्या होगा कि यहाँ पे आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे, यानी 2 पद्यांश मीन्स श्लोकों को ही पद्यांश बोला गया है। तो 2 श्लोक दिए रहेंगे, उन श्लोकों में से किसी एक का, क्योंकि बीच में अथवा रहेगा, किसी एक का ही आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और साथ में हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक। तो देखो पहला ये क्या है कि मान हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती काम हित्वार्थवान भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत, ठीक। ये है, ये आपका जो वो युधिष्ठिर और यक्ष वाला, ठीक है, चैप्टर है। ये भारतीय संस्कृति में ही है, ठीक है। नहीं, आई थिंक भारतीय संस्कृति में ये शायद नहीं है, मुझे लग रहा है। रुक जाओ, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, चलो देखो, ये आपका भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि जो जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है, जीवन सूत्राणी, ठीक है, यानी जिसमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच काफ़ी वार्तालाप होता है, उसका ये है कि मान हित्वा प्रियो भवति, मतलब क्या, मानव, ठीक है, मान हित्वा प्रियो भवति, यानी मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। जब मतलब पूछते हैं, कौन पूछते हैं, यक्ष, कि मान किस, जो मनुष्य है, मान यानी वही मनुष्य, ठीक है, सॉरी, मनुष्य किस चीज़ को त्याग कर प्रिय हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वो रिप्लाई देते हैं कि मान हित्वा प्रिय भवति, यानी जो मनुष्य होता है वो क्या होता है कि अहंकार को त्याग कर क्या होता है कि प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, सोचता नहीं है। काम हित्वार्थवान भवति, ओके, यानी मनुष्य काम यानी कामना को, अपनी इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ यानी लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। यही मतलब एक तरह से अर्थ है। तो इसका सबसे पहले संदर्भ हमने नहीं लिखा, तो संदर्भ कैसे लिखना है, चलो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संदर्भ की प्रस्तुत संस्कृत
पद्यांश, यहाँ पे अब आप पद्यांश यूज करोगे क्योंकि ये पद्यांश के अंतर्गत आ गया, या पद्यांश की जगह पे यहाँ पे आप श्लोक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक, आगे देखो, आगे इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या है कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी मान हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद काम हित्वार्थवान भवति, यानी मनुष्य कामना को छोड़कर यानी इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। और आगे कि लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ यानी लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। क्लियर है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका इसका अर्थ। ठीक है, या हिंदी अनुवाद। तो अगर आप इसका संदर्भ लिख लेते हो और हिंदी अनुवाद लिख लेते हो, 3 2 5 मार्क आपको मिल जाएंगे इस तरह। क्लियर, चलो अगला है यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो हम 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया सभी मतलब निरोगी हो। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् और सभी का दुख दूर हो, ये इसका अर्थ है। और यह किस चैप्टर से है, तो यह आप लोग का जो भारतीय संस्कृति है उसी चैप्टर में ये दिया हुआ श्लोक है। ठीक, और श्लोक को चूँकि पद्यांश कहा जा रहा है तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। सिंपल। अब इसका हिंदी अनुवाद कर दो कि सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी निरोगी हो। ठीक है, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् यानी सभी का एक तरह से दुख दूर हो अर्थात कोई दुखी न रहे। ये इसका आपका हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है, या हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका। तो इसका 2 मार्क और इसका 3 मार्क 5 मार्क आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 करो या प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा वाला करो। ठीक, ओके, ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आप ये करो या इसका ये अथवा वाला करो। क्लियर है, तो ये रहा अब तक हम लोगों ने पढ़ा 2 गद्यांशों का मतलब संदर्भ या जो भी हो उससे रिलेटेड प्रश्न, 2 पद्यांशों को पढ़ा, फिर संस्कृत के 2 गद्यांशों को और 2 पद्यांशों को। भाई बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब तक चलो ये मैंने लिख रखा है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, यानी नहीं तो और टाइम लगता। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे खंडकाव्य से रिलेटेड है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो 5वां कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निश्चित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये 3 मार्क का आता है खंडकाव्य। और देखो यहाँ पे बहुत सारा आपका ये खंडकाव्य शब्द आपका पूरा पूरा दिया रहेगा। ठीक है, तो इन खंडकाव्यों में से आपके जिले में जो खंडकाव्य आता है, ठीक है, मान लो अगर पूजा खंडकाव्य आता है तो यहाँ पे अगर पूजा खंडकाव्य है और इसमें 2 प्रश्न है तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना कि आप किस जिले से हो, उस जिले का खंडकाव्य आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बाकी मैं जितने भी खंडकाव्य मतलब आते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, मैं सभी खंडकाव्यों को एक एक कर मतलब मान लो मेवाड़ मुकुट को एक बार अग्र पूजा को एक बार, जय सुभाष को, मतलब एक एक वीडियो में मतलब जितने भी खंडकाव्य है सबको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही PDF आपके लिए तैयार करा दूंगा और वो मतलब PDF भी आपको दे दूंगा तो आप आसानी से पढ़ भी लोगे। चलो, तो ये 5वां प्रश्न हम लोग छोड़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे चलते हैं। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 में 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का एक क रहेगा और एक प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख रहेगा। तो क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय होगा, 3 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, और ख में आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना होगा। यहाँ लेखकों का जीवन परिचय लिखकर और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम का उल्लेख करोगे तो आपको 3 मार्क तो लेखक का जीवन परिचय लिखने का और 2 मार्क आप लोग को उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का। तो मान लो इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी एक का भी लिख सकते हो, आपका मन। तो यहाँ चूँकि जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लेना। मैंने लिखवा भी रखा है दोनों का, तो चैनल पे आप जाकर वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, यानी इसमें हम लोग सेकेंड लिख रहे हैं। सेकेंड क्या है,
सेकंड है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालकर और इसमें जो भी इनका आपका जीवन परिचय है वो भाई ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे ये बॉक्स टाइप के ये बनाकर और लेखक का जो संक्षिप्त परिचय है उसे देना मत भूलना, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो लेखक का संक्षिप्त परिचय ऐसे आप ये बॉक्स टाइप का बनाकर इसमें जन्म स्थान, अगर माता का नाम है तो माता का नाम, पिता का नाम आप, और उसके बाद मृत्यु लिख देना। और उसके बाद जो भी इनका जीवन परिचय है आप जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट करना और अंत में यहाँ तक लिख देना। और उसके बाद अंत में एक लाइन छोड़कर उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने को बोला था, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ध्रुवसामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। ठीक, तो चलो मैं ये जीवन परिचय आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी मैं इनका जीवन परिचय लिखवा चुका हूँ, अच्छे से आपको बता चुका हूँ, तो चैनल पर आप जाकर देख भी सकते हो वीडियो। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। आगे इसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न इसमें का 6 का जो ख रहेगा कवियों का जीवन परिचय रहेगा। ठीक है, और कवियों में आपका गोस्वामी तुलसीदास जो फर्स्ट ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुमित्रानंद पन्त, महाकवि सूरदास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक महादेवी वर्मा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कवियों का जीवन परिचय में आप कोई भी देख लेना, 4 ठे कवि का याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 है उसका ख का प्रश्न का उत्तर लिखा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख है, उसमें आपका जो पहला है यानी जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय उसको यहाँ पे लिखा गया कुछ इस प्रकार आप लोग लिखोगे। इसमें भी आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है इनका तो मैं जीवन परिचय अभी कल ही शायद लिखवाया हूँ, तो आप जाकर वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा, और अंत में आप भाई एक रचना का प्रमुख रचना का नाम यहाँ कहता है ना कि उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, तो अंत में जीवन परिचय लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर और उनकी एक प्रमुख रचना कोई भी यहाँ पे लिख लो, और आगे लिख लो कि गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है ऐसे। तो श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रमुख रचना, इतना लिखने का 2 मार्क। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लिखने का आपको 2 मार्क, और ये इसका आपको 1 मार्क, यानी इस प्रकार कुछ 5 मार्क आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा लेखकों और कवियों का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न। इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है हम लोग का 7वां। ऐसा प्रश्न रहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे 2 श्लोक आए हुए थे, तो इन श्लोकों को छोड़कर कोई अन्य श्लोक यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो एक यहाँ पे मैं श्लोक दिखा देता हूँ आपको, मैंने लिखा है। ये वाला श्लोक काफ़ी आसान भी है और काफ़ी मतलब मस्त भी है, इसको आप याद ही कर लो। ठीक है, क्या कि बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय हो, यानी बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, यानी इन उभयत्र समो यानी इन दोनों जगहों पे जो वीर होता है वो वीर ही रहता है, और वीर भावो ही वीरता, और वीर की मतलब इस भावना को ही वीरता कहते हैं, सिंपल। ठीक, तो बंधन मरणम वापि जय वापि पराजय, बंधन हो या मरण हो जाए हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, यानी इन दोनों जगहों पे वीर ही रहता है या वीर के समान ही रहता है। ठीक है, वीर भावो ही वीरता, और वीर की जो यह भावना होती है यही वीरता होती है। तो इसको आप इस श्लोक को आप याद कर लेना, और साथ में ये भी एक श्लोक याद कर लेना, ये भी काफ़ी आसान है, सर्वभवन्तु सुखिनः वाला। मान लो आपका यहाँ पे नहीं मतलब फंसता है तो आप यहाँ पे आसानी से श्लोक की जगह पे लिख सकते हो। चलो उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे चलते हैं भाई। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या है यहाँ पे देख सकते हो, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ओके, और यहाँ पे आपका 4 ठे प्रश्न रहेगा। पहले यहाँ पे देखो 1+1 यानी 2 प्रश्नों का उत्तर देने का आपको 2 मार्क मिलेगा, 1+1 कर 2 मार्क। और पहले आपको कितना मिला करता था, 2+2 यानी 4 मार्क। यहाँ से 2 मार्क आपका निकाला गया है, और 2 मार्क निबंध से निकालकर आपका 4 मार्क का नया टॉपिक ऐड किया गया है, पत्र लेखन। तो अभी पत्र लेखन भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ठीक है, यह प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ये हम लोग का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, विश्वस्य अष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यानी विश्व को जो रचने वाला ईश्वर है एक है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद उसके बाद इधर आ जाते हैं, 1 मिनट, इस बगल आ जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। चलो भाई, ये दिक्कत कर रहा है, पंखा चल रहा है ना थोड़ा, तो यही दिक्कत हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेकंड वाला प्रश्न है। क्या सेकंड वाला प्रश्न है कि पूर्व राजा क आसित, भाई पूर्व राज कौन था? तो यहाँ पे देखो, पूर्व राजा एका भारत वीरा आसित, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद है कि चंद्रशेखर क आसित, तो चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ठीक है। उसके बाद
बीरह केन पूज्यते, तो भाई बीरह बीरेण पूज्यते। ठीक है, ये चारों प्रश्नों का उत्तर हो गया। लेकिन आपको किन्हीं दो का ही उत्तर लिखना होगा। ठीक है, एग्जाम में चारों का नहीं लिखना होगा, दो को छोड़ देना है। मैं चारों को बता दिया। चलो अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 9 रहेगा, निबंध से संबंधित, और यह 7 मार्क का रहेगा। पहले ये कितने मार्क था, 9 मार्क का था, तो यहाँ से आपका 2 मार्क निकाला गया और यहाँ से 2 मार्क, यानी 4 मार्क का ये नया प्रश्न 10 नंबर ऐड कर दिया गया है, पत्र लेखन। ठीक है, तो चलो यहाँ हम लोग पत्र लेखन देखते हैं कि कैसे पत्र लिखा जाएगा। बाकी ये निबंध वाला देखो, निबंध कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे मान लो इन प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आप पहला ही मान लो पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे निबंध लिख रहे हो, तो आपको निबंध कैसे लिखना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आप ऐसे हेडिंग टाइप का डाल दोगे और इसमें निबंध लिखते समय आपको रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। और रूपरेखा में पहला होगा प्रस्तावना और अंतिम होगा उपसंहार, ये हर एक निबंध में होगा। और बीच में आप जो भी मतलब लिख रहे हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे लिख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से इसका हेडिंग टाइप का बना लो कि पर्यावरण क्या है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान। तो ये मैंने कुछ टॉपिक बना लिया। अब उसके बाद पहला हेडिंग जो था प्रस्तावना, इसको डालकर और इसमें आपको जो भी आपको आ रहा है उसको लिखना है। फिर सेकंड पर्यावरण क्या है हेडिंग डालकर उसमें लिखना है। तो पूरा इसको मैं आपको लिखवा भी दूंगा कभी, यह भी यहाँ के लिए इतना ही रहने देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ इस प्रश्न को। आगे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 10 देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 10 काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। क्या है इसमें, दो इसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन रहेगा, यानी दो रहेंगे, दोनों में से कोई एक आपको अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या अथवा कर दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक यानी वही टीटी जो है वही द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ओके, इन दोनों में से किसी एक का आपको लिखना होगा। तो चलो हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक हम लोग पत्र लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दोगे, एक हेडिंग टाइप का प्रश्नोत्तर संख्या 10 का, और उसके बाद लिखकर कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र, इस तरह आप एक हेडिंग टाइप का डाल दोगे। उसके बाद लिखोगे पत्र में कैसे, यहाँ जो भी आपका दोस्त हो उसका नाम, मान लो जैसे राकेश शुक्ल या राकेश शुक्ला या राकेश गुप्ता, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे लिखा गया है राकेश शुक्ला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे गोविंदपुरी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में मान लो ये गोविंदपुरी स्थित है, तो इसको गोविंदपुरी आप लखनऊ यहाँ पे लिख सकते हो कि गोविंदपुरी लखनऊ। ठीक है, उसके बाद दिनांक, जिस दिन को आप लिख रहे हो पत्र, मान लो 10/2/2024 को लिख रहे हो तो 10/2/2024। ये मैंने लिखा है, आपका हिंदी का पेपर देखना लगभग 10 फरवरी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दिया है। आप कोई भी डेट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी डेट लिख सकते हो। यही डेट क्या मतलब है कि मतलब जिस दिन लिख रहे हो उसी दिन का डेट डालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, उसके बाद लिखोगे क्या कि प्रिय मित्र नमस्कार, ऐसे प्रिय मित्र, और उसके नीचे लिखोगे नमस्कार, और फिर नीचे से अपना मेन जो बॉडी है उसको लिखना प्रारंभ करोगे। अब इसमें कैसे लिखोगे, ये तो ऊपर वाला हो गया कि इस चीज़ को कैसे लिखोगे। ठीक, अब उसके बाद ये नीचे अब कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पत्र जो है ना, अपने खुद से याद करने की आप कोशिश मत करना। याद करने की कोशिश करोगे आप भूल जाओगे, आप लिख भी नहीं पाओगे। हालांकि ये तो निश्चित है कि ये जो पत्र है ना, ये जो दोनों के दोनों जो पत्र हैं आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। किसी पेपर सेट में ये आएगा, किसी पेपर सेट में ये आएगा। ठीक है, ये आने ही आने हैं दोनों के दोनों। लेकिन याद, मैं कहूँगा याद आप मत करना, ये याद करने का कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, आप अपने मन से लिखना है। यहाँ आपको आइडिया मिल जाएगी, देखो मैं आपको पढ़ता हूँ तो आप खुद आइडिया आपको मिल जाएगी, यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। देखो ठीक, मेन ये होता है कि कैसे ये सब मतलब ये हेडिंग वोडिंग सब डाला जाता है। ठीक, देखो तो आप राकेश शुक्ला यानी राकेश शुक्ल, जो भी आप यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिख देना। काल्पनिक ऐसा नहीं कि आपका रियल फ्रेंड हो, काल्पनिक भी हो सकता है, कोई भी नाम लिख सकते हो। एड्रेस गोविंदपुरी लखनऊ, उसके बाद दिनांक, और उसके बाद लिखोगे प्रिय मित्र नमस्कार, और उसके बाद लिखोगे क्या, चूँकि अपने विशेष रुचि यानी जो आपका इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है उस पर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखोगे क्या, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने इस तरह शुरुआत किया, बाकी आप कुछ अलग तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। चलो, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ। मैं तुमको पत्र लिखते हुए, एक मिनट, मैं तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी
भाई यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ कि आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा मतलब उसको उसके बारे में पूछ लिए कि कैसे हो, और अपने बारे में भी बता दिए कि हाँ मैं अच्छा हूँ। ठीक है, एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। यहाँ भी सब कुछ सल मंगल है, यानी सब कुछ अच्छा है। ठीक, आगे देखो। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। देख रहे हो, ये सोशल लाइफ से मैंने रिलेट कर लिख दिया है। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेलकूद में अधिक है। अब यहाँ पे रोकता हूँ थोड़ा 1 मिनट और पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ क्योंकि गला बैठ रहा है। 1 मिनट। ओके चलो। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेलकूद में अधिक है और मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूं और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। मैं धोनी की तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। यहाँ कोई भी आप एक फेमस क्रिकेटर का नाम लिख सकते हो, धोनी, कोहली, रोहित, कोई भी। ठीक, तो मैं धोनी की तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक था ना कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए, तो यहाँ पे वह अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए पत्र लिख रहा है। समझ गए ना, यही आपको रिलेट कर देना है, बस आपका काम हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दे और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मेरी सहायता करे या मदद करे। सिंपल। ठीक, आगे देखो। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब अपने मित्र के बारे में थोड़ा यहाँ पे उसके बारे में भी बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुमने पहले ही सोच रखा है। बस इतना लिख दोगे। आगे आप लिखोगे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अपने हिसाब से आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो आगे मैंने लिखा है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर बताना। ठीक है, यानी उसका भी अभी हो सकता है एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि और तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा गया ये बताना। या यहाँ पे अगर बोर्ड स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहते हो कि भाई उसका जो दोस्त है राकेश शुक्ल, वो क्या है एक बोर्ड स्टूडेंट है, तो यहाँ अर्धवार्षिक पेपर कैसा गया ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद आगे लिखोगे कि मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा यह पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होगे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। और नीचे लिख दोगे भाई कि तुम्हारा मित्र, और तुम्हारा मित्र जो भी आपका नाम हो यहाँ पे लिख देना। अपना नाम भी मत लिखना, एज अ काल्पनिक नाम अपना लिख देना, क्योंकि आई थिंक अलाउड नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में नाम लिखना। तो यहाँ XYZ भी लिख सकते हो या फिर अपना मतलब अपना नाम या किसी और का नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये रहा आपका पत्र। किस टॉपिक पे? ये अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इस टॉपिक पे। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। इसका ऐसे हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद लिखोगे राकेश शुक्ल, गोविंदपुरी, लखनऊ, दिनांक। यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी यहाँ पे शहर लिख सकते हो, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिख दोगे, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का दिनांक डालोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद लिखोगे प्रिय मित्र नमस्कार, और उसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखोगे, आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेलकूद में अधिक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊँचा करूँ। मैं धोनी की तरह बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दें और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मेरी सहायता करें। ठीक है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद
आगे लिखा गया है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो, तुमने पहले ही सोच रखा है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और हाँ, तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा यह पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होगे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक अच्छे इंजीनियर बनो। सिंपल। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा लिख देना है इस टॉपिक पे पत्र। अब देखो इसमें जो अगला टॉपिक है, अगला क्या टॉपिक है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें टीटी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। यानी कोई मान लो कोई यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके उस व्यक्ति के साथ मान लो टीटी निरीक्षक मतलब टिकट निरीक्षक यानी टीटी अभद्र व्यवहार करता है उसके साथ, तो उस आधार पे आपको उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलो एक शिकायती पत्र लिखते हैं। देखो इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होता है जैसे जो अपने मतलब सगे संबंधियों को लिखा जाता है, और ये औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में मतलब इसमें मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, जैसे कोई संस्था के किसी व्यक्ति को पत्र लिखना है या किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्था को पत्र लिखना है, तो इसको औपचारिक पत्र में ही आता है। ठीक, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। इसको मैं थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, साइड में रखता हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है पहले से ये सारा का सारा चीज़। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का अथवा वाला हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 का यहाँ पे देखो अथवा वाला। ठीक, और यहाँ पे हम लोग किसको लिख रहे हैं, उत्तर मध्य रेलवे को। तो यहाँ पे आप थोड़ा हेडिंग डाल दोगे कि उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायती पत्र। ठीक है, ऐसे हेडिंग टाइप का डाल दोगे। उसके बाद लिखोगे सेवा में। सेवा में अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सीधे नाम से शुरुआत किया था जो भी जिसको लिखना था पत्र। तो ये सगे संबंध, यही मतलब फ़र्क होता है एक अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में। ऐसे सीधे यहाँ नाम से शुरुआत किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने सगे संबंधियों या किसी और को पत्र लिख रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अब इसमें भाई सेवा में थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सेवा में अब किसको ये मतलब पत्र लिखना है भाई, तो पत्र हमें उत्तर मध्य रेलवे के किसी टिकट निरीक्षक जो है यानी टीटी है उसके मतलब उसने अभद्र व्यवहार मान लो हमारे साथ किया, हम यात्री हैं तो हमारे साथ उसने अभद्र व्यवहार किया, तो उत्तर मध्य रेलवे को हमें पत्र लिखना है, शिकायती पत्र। तो इसमें आप लिखोगे सेवा में, और सेवा में किसको, विभाग महाप्रबंधक यानी विभाग के जो भी महाप्रबंधक है, और किस विभाग के, उत्तर रेलवे दिल्ली के। क्लियर, तो इतना ऐसे लिख दोगे। उसके बाद आगे लिखोगे कि विषय। अब विषय किस विषय के बारे में लिख रहे हो भाई, ये पत्र यहाँ अनौपचारिक पत्र में ये औपचारिक पत्र में आपको यहाँ विषय डालना जरूरी होता है। ठीक है, 1 मिनट भाई माफ़ करना। ओके चलो, तो विषय लिखना जरूरी है यहाँ पे। तो विषय आप यहाँ पे डाल दोगे भाई जो भी विषय है। तो विषय क्या है, टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसे हमने विषय में लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डाला जाता है महोदय या महोदया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे, या मान्यवर भी डाला जाता है। महोदय डाल दो, महोदया डाल दो, मान्यवर डाल दो, आपका मन। तो खासकर महोदय डाला जाता है, तो महोदय हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो कैसे हम लोग लिखेंगे उत्तर मध्य रेलवे को एक मतलब शिकायती पत्र जो टीटी के साथ मतलब टीटी के द्वारा हमारे साथ किया गया हो, क्या अभद्र व्यवहार किया गया हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सविनय निवेदन है कि, इसमें शुरू में सविनय निवेदन है कि लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो सविनय निवेदन है कि, क्योंकि यहाँ पे आप निवेदन करोगे। सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था। देखो यहाँ कोई भी काल्पनिक एक ट्रेन अपने मतलब हिसाब से लिख सकते हो। मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस मेरे दिमाग में आया पत्र लिखते समय, तो यहाँ पे लिख दिया। कोई भी यहाँ पे दिल्ली एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ रियल में कुछ होना चाहिए, नहीं, मतलब अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से माफ़ करना यार, रुक जाओ गला बैठ रहा है। ओके चलो ठीक, आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था।
ठीक है, या दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, आप अपने हिसाब से यहाँ जो भी बना लो, या किसी भी सिटी से कहीं जा रहा, 2 सिटी के जगह मतलब आने जाने का आप व्यवस्था बना लो भाई, यहाँ अपने मन से कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं मतलब मान लो वाराणसी से लखनऊ जा रहा था, ऐसे कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो आगे ऐसे लिख दोगे कि सबने निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, क्लियर, जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, क्लियर। अब देखो यहाँ शिकायती पत्र लिखना है आपको, आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है तो इस टॉपिक को बनाकर आप लिखोगे। ठीक, अब आगे देखो कैसे मैंने लिखा है। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले लिया था या ले रखा था या करा लिया था, जो भी आप लिख दो, किंतु अपने बच्चों का नहीं लिया था। पूरे परिवार का यानी पूरे परिवार में भाई सब थे, लेकिन उसमें से 2 बच्चों का नहीं लिया था, यानी पत्नी का लिया था, माँ का लिया था, अपना लिया था और 2 बच्चों का नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता और मेरा पहला बेटा 4 साल का और मेरा दूसरा बेटा 2 साल का है, अतः मुझे इन दोनों का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहले तो ये हमने रीज़न पूरा का पूरा लिख दिया एक प्रकार से। अब कैसे अभद्र व्यवहार किया टीटी ने, देखो इसमें व्याख्या यहाँ पे किया गया है। किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तभी एक टिकट निरीक्षक यानी वही टीटी आया, जिनका नाम, यहाँ पे नाम भी लिख दो उसका भाई, जिनका नाम अपने हिसाब से यहाँ काल्पनिक नाम बना सकते हो, जिनका नाम पंकज त्रिपाठी था। अब यहाँ पे पंकज त्रिपाठी भाई ये तो एक एक्टर हैं, आप जानते होंगे पंकज त्रिपाठी के बारे में, अभी इनकी फिल्म आई थी, ठीक है, फुकरे, ठीक है। उसके अलावा एक और इनकी फिल्म आई थी अक्षय कुमार के साथ, ओह माय गॉड 2, जो काफ़ी अच्छी है फिल्म, आपको भी देखना चाहिए। तो उनकी फिल्म तुरंत मैंने देखी थी तो उनका नाम यहाँ पे याद आ गया, तो उनका ही नाम मैंने लिख दिया, उनको टीटी बना दिया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था। उसने हमारे पूरे परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट न होने के कारण हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। अब अभद्र व्यवहार कैसे किया भाई? अब गाली गलौज किया, क्या किया उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, डांटा क्या किया वो उसको छोड़ो, ठीक है, आपको केवल यहाँ लिख देना कि हाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। अब देखो आगे क्या लिखोगे कि जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लगता तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा और मेरे पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगा। अतः आपसे निवेदन है, किनसे निवेदन है? विभाग महाप्रबंधक उत्तर रेलवे जो दिल्ली में स्थित है उनको, ठीक। तो बदतमीजी करने लगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक यानी वही टीटी पर कोई कार्रवाई करें। सिंपल इस तरह से आपको लिख देना है पूरा का पूरा इनका ये मतलब इस टॉपिक पे पत्र। उत्तर मध्य रेलवे में टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर ये आपका पूरा का पूरा पत्र हो गया। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली, विषय टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में। महोदय, सभी निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था किंतु अपने बच्चों का टिकट नहीं लिया था क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता और मेरा पहला बच्चा 4 साल का है और मेरा दूसरा बच्चा या बेटा 2 साल का है, ठीक है। यहाँ बेटा की जगह आप बच्चा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अतः मुझे इन दोनों का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। आगे लिखोगे, किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तभी एक टिकट निरीक्षक यानी टीटी आया जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था। उसने हमारे पूरे परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट न होने के कारण हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लग सकता तो वह जेल जाने की धमकी देने लगा, ठीक है। तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा या जेल में बंद करने की धमकी देने लगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और मेरे पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक पर कोई कार्रवाई यानी इस टीटी पर कोई कार्रवाई करें। और नीचे आपको लिख देना है ऐसे, भवदीय, यहाँ पे लिखना जरूरी है भवदीय। अब राकेश गुप्ता लखनऊ, यानी जो आपका नाम हो, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम,
ठीक। तो भवा दिया राकेश गुप्ता लखनऊ, यानी पत्र लिखने वाला राकेश गुप्ता है, जिसका मतलब यहाँ पे लखनऊ यानी लखनऊ का रहने वाला है, सिंपल। और इधर इस साइड में आप लोग दिनांक डाल दोगे, ठीक है। जो भी दिनांक आप जिस दिन लिख रहे हो पत्र, उस दिन का यहाँ पे दिनांक डाल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप शिकायती पत्र लिखोगे उत्तर मध्य रेलवे को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों के दोनों देखना, आपका पत्र निश्चित है, आप जानते हो 7 पेपर सेट होता है, तो 7 पेपर सेट में से मतलब 2 पेपर सेट में तो आने ही आने हैं दोनों। उसके अलावा हो सकता है कोई मतलब जैसे ये है तो ये 2 या 3 पेपर सेट में भी आ सकता है, मतलब आना ही आना है इन दोनों। ये मतलब ये वाला टॉपिक और अभी जो एक मैंने बताया वो, मतलब दोनों टॉपिक जो मैंने पत्र लिखा पाया, ये दोनों आना ही आना है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ पूरा का पूरा ये पेपर समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, और ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। बाकी आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको जो हम लोग का व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट रहता है वीडियो यूट्यूब पे डालने से पहले ही मिल जाता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।